चलो ठीक है, बिगिन कर रहे हैं। कल का थ्योरी बचा हुआ था आप लोग का। पहले थ्योरी कॉपी कर लो। आप लोग लिखो, लेट द इक्वेशंस बी, लेट द इक्वेशंस बी, ये तीनों कॉपी कर लो। लेट द इक्वेशंस बी। अच्छा, इक्वेशंस के बाद में जो है वो डायरेक्टली ये कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, फिर ये एक्स, फिर ये बी, ये एज इट इज कॉपी कर लो। और ऐसे ही एरो बना के आप नीचे लिख दो कि एक्स इक्वल्स टू बी होगा। अच्छा सुनो, आगे चल रहे हैं यहां से। ये क्या था कल मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। क्लास 12 में आपको तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल मिलेगा, तो ये तो तीन हो गया आपका इक्वेशन। फिर इस इक्वेशन को आपको स्प्लिट करना था। सिंस आप मार्टिन्स मेथड पढ़ने या ट्राई कर रहे हो, तो इस बार आपको स्प्लिटिंग करना होगा। क्या चीज में? मैट्रिक्स में। पहला मैट्रिक्स आपका होगा जिसका एक्चुअल थॉट प्रोसेस, ऑर्गेनिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। अभी के लिए इसका नामकरण हमने ए कर दी। फिर दूसरा होना चाहिए आपका वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, जो कि ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। अभी के लिए उसके लिए हमने कौन सा लेटर यूज करा? एक्स। और ये जनरली ओवरऑल हर जगह फिक्स रहेगा, इसका कभी लेटर चेंज नहीं होता, इसका लेकिन लेटर चेंज हो सकता है। और ये है आपका कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स, इसका भी लेटर फिक्स नहीं होता है, बी। अभी बी ले रहे हैं, आगे चल के सी, एम, कुछ दूसरा भी ले सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर क्या है कि कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स, कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स, इन तीनों को अगर आप ये वाले फॉर्मेट में, एक सेकंड, अगर आप ये वाले फॉर्मेट में कंबाइन करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू बी वाले फॉर्मेट में, तो यू विल फाइंड, थोड़ा ध्यान से सोचने से, कि ये पूरा का पूरा अल्टीमेटली इसी में रिजल्ट करता है आपके। ठीक है? तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट फॉर्म हमारे लिए ये वाला हो गया था। फिर कल मैंने आपको समझाया था कि यहां से अगर आपको एक्स ढूंढना है तो समहाउ ए रिमूव करना होगा। ए रिमूवल के लिए जनरली जब हम नंबर्स में बात करते हैं तब तो हम धक्का मार के डिवाइड कर देते हैं। बट मैट्रिक्स के केस में क्या है कि डिवीजन इज नॉट एन आइडिया। मतलब मैट्रिक्स डिवाइडेड में मैट्रिक्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहां से ये रिमूव तो करना है, लेकिन बाई डिवीजन तो नहीं कर पाएंगे। उसको करने के लिए आपने कल सजेस्ट किया था मेरे को कि आप ना इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर हुआ क्या था कि ए इनवर्स लेफ्ट से, ए इनवर्स लेफ्ट से, ए इनवर्स इंटू ए हो गया था आपके लिए आई, और आई इंटू एक्स हो गया था आपके लिए एक्स। और यहां पर आपके लिए क्या बन गया था बताओ? ए इनवर्स इंटू बी, जो कि देखने में आपके लिए हो गया ऐसा। ए इनवर्स को फर्दर अगर स्प्लिट करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। एक चीज मैं बोलता हूँ कि देखो, दो ये ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप ना अपने दिमाग में ऐसा सोचना है कि एक्स इज इक्वल्स टू होता है कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। आप इसको ए इनवर्स इंटू बी बोल के याद मत रखना। मतलब इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स शैल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड द कांस्टेंट मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय बी। लेटर हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आइडिया वही है कि ए का जो जगह है वहां पर कौन सा मैट्रिक्स हम इमेजिन करेंगे? हमेशा कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। और बी के जगह पर कौन सा मैट्रिक्स इमेजिन करेंगे? कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। ये आइडिया फिक्स रखना है, ठीक है? इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे चल रहे हैं यहां से। कल इसके बिहाफ पे दो क्वेश्चन हमने कर लिया था, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। आज जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहां से। इसको देखो, ये वाला। पहले आप लोग ना ये तीनों इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लो। अच्छा, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये पिछला वाला जो आपने डील करा था, इसको हम लोग क्या बोलते थे बताओ? लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। क्या बोलते थे बताओ? लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। एक वर्ड है, मैं फिर से उसको भी थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, इनकेस कभी कोई थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपको दिख ही गया वैसा। अगर ये सारा का सारा कांस्टेंट एक साथ जीरो हुआ तो क्या बोलना है उसको? होमोजीनियस सिस्टम। और अगर एटलीस्ट एक आदमी कम से कम जीरो से अगर डिफरेंट बिहेव कर रहा है तो इसको क्या बोलना है? आपने सजेस्ट किया था हेट्रोजीनियस, बट एक्चुअल वर्ड है नॉन होमोजीनियस। क्या बोलना है बताओ? नॉन होमोजीनियस। ठीक है, ये दोनों वर्ड रिवाइज हो गया। अब आप इसको देख, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या ये सच में लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, नो? थोड़ा और लाउड, बट आई विल से नो। देखो रीजन क्या है, समझो थोड़ा ध्यान से। इस इक्वेशन में यदि आप x को प्रॉपर्ली न्यूमरेटर में लाते हो तो डोंट यू फील कि इट इज टू टू द पावर, मतलब टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन, प्लस थ्री इंटू वाई टू द पावर माइनस वन, एंड प्लस जेड 10 इंटू जेड टू द पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू फोर। एक्चुअली तो ये लिखा हुआ है, ठीक है? लीनियर का अंडरस्टैंडिंग क्या था कि पावर माइनस वन भी आप
ले लोगे, मान लोगे कि पावर एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहां तो आपके वेरिएबल का पावर क्या आ रहा है, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, -1। सो कैन वी रियली टेल इट कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है? नो। आया बात समझ? सो अगर कभी कोई थियोरेटिकली आपसे पूछे कि डज दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तो आंसर इज कि नो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। लेकिन कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल? यस। अब बोलोगे कैसे यस? तो मैं आपको थोड़ा सा ना समझा रहा हूं, ध्यान से इस चीज को सोचिए। इसको अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे तो यू कैन थिंक इट लाइक 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू आई थिंक 1/y एंड प्लस 10 इंटू व्हाट डू यू से 1/z इज इक्वल्स टू 4। चलेगा? सेकेंड इक्वेशन हाउ कैन यू इमेजिन, बताओ एक बार। 4 इंटू 1/x और बोलो -6 इंटू 1/y प्लस 5 इंटू 1/z इक्वल्स टू 1। व्हाट अबाउट दिस लास्ट वन? 6 इंटू 1/x प्लस 9 इंटू 1/y माइनस 20 इंटू 1/z इज इक्वल्स टू। नाउ सिंस यूनिफॉर्मली मैं सारे इक्वेशन में 1/x 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 का प्रेजेंस देख पा रहा हूं, सो आई विल डू समथिंग कि लेट 1/x इज इक्वल्स टू u। कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो बेसिकली, बट हियर आई विल प्रेफर UVW। ठीक है ना? सिमिलरली सिंस सारे इक्वेशन में मैं एग्जैक्टली 1/y को नोटिस कर पा रहा हूं, तो आई विल थिंक कि चलो 1/y को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, v। एंड सिमिलरली 1/z को हम क्या मान लेते हैं, बताओ, w। ऐसा करने से आप बताओ कि पहली इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बोलो तो। 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल्स टू 4। और सेम टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आपको सेकेंड इक्वेशन में भी देखने को मिलेगा, आपको थर्ड इक्वेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो ये वाला अगर कोई मेरे से पूछे कि इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, आंसर इज नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल? यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल कौन कौन था, एक्स वाई जेड। यहां पर वेरिएबल कौन कौन है, यू वी डब्ल्यू। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बट नॉट इन एक्स वाई जेड। इन विच वेरिएबल्स, यू वी डब्ल्यू। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? इस टाइप के इक्वेशंस को बोला जाता है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। रिड्यूसेबल मतलब in the first side they are not linear equation in 3 variable, लेकिन you can convert them into a linear equation in 3 variable by assuming this simple substitution। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? लिखो let मतलब सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। लिखो let 1/x is equals to u, 1/y is equals to v, 1/z is equals to w। therefore the given equations are therefore the given equations are, थोड़ा आप लोग बता दो तो मेरे को क्या था, 2u फिर क्या प्लस 3v और प्लस 10w इज इक्वल्स टू 4। गुड। नेक्स्ट इक्वेशन 4 - 6 5 और 1, तो 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट वाले में था आपकी 6 9 -22, तो 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल्स टू 2। ठीक, 2 क्लियर मेरे ख्याल में। अब जब ये वाला एजम्पशन ले लिया और इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसके बाद में थिंग्स आर सेम फॉर यू जैसे पहले हो रहा। ठीक है? यहां से कितना मैट्रिक्स स्प्लिट करना है, आप 3 मैट्रिक्स स्प्लिट करना है। मैट्रिक्स का एक बार मेरे को ना मतलब क्या है कि आर्किटेक्चर बता दो कि किसको क्या लेना है। आप पहला एक लेना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक लेना है वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स, और एक लेना है आपको कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स। सिंस लेटर कैपिटल ए कैपिटल बी किसी और पर्पस से पहले से एंगेज नहीं किया हुआ है, तो मैं जनरल थॉट के साथ ही जाऊंगा कि आई विल टेक ए इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। आओ तो लिखें, इसके नीचे लिखो लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, फिर x इज इक्वल्स टू u v w, और फिर b इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए 4 1 और यहां तक कॉपी करो फटाफट। डन। इसके बाद क्या करना होता था, फॉर्मूला तो हमको क्लियर है, x इक्वल्स टू क्या लिखना है हमको, a इनवर्स इंटू बी, या फिर एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट a इंटू बी। तो पहले फॉर्मूला भी लिखे दो।
लिखो नाउ, x इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी। इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा इसको 1 मार्क करने के बाद में अब आप मेरे को बताओ कि ऑर्डर क्या रहेगा आपका, पहले क्या निकालोगे? पहले आपको निकालना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कल बताया था ये सारा का सारा। फिर सेकंड में क्या निकालना चाहिए आप? एडजॉइंट ऑफ ए, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर धीरे धीरे आपका आंसर आ जाएगा। चलो लिखूं, ये मैं ऐसे रेफरेंस के लिए रख रहा हूं, आप इस पे इतना फोकस मत करना। आप तो क्या है कि डिटर्मिनेंट ए निकालने पे ध्यान। लिखो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, इसी से आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ रो गया कॉलम गया, आई थिंक 120 और -45, तो कितना हो जाएगा? 75। -3 इंटू रो कॉलम कौन, -80 -30, तो -110। फिर +10 इंटू रो गया कॉलम गया, तो 36 प्लस 36, तो 78 होता है। अच्छा सॉरी, 78। ये सारा सॉल्व कर कुरा के मेरे ख्याल में 1200 आना चाहिए। चेक कर लो आप एक बार। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके नीचे नेक्स्ट आपको क्या चीज का टारगेट है ये बताओ एक बार। एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करोगे? पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, उसके लिए एक स्पेशल बात सिखाया हुआ आप। सो 2 3 10 4 -6 5 एंड 9, सॉरी 6 9 2 चलेगा, और 2 भी नहीं, -20। ठीक है मेरे ख्याल में। अब फर्स्ट कॉलम रिपीट, सो 2 4 6, सेकेंड कॉलम रिपीट 3 -6 9, फर्स्ट रो रिपीट 2 3 10 2 3, सेकेंड कॉलम रिपीट 4 -6 5 4 -6। अब फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, और 4 4 करके लेना है आप। ठीक है, यहां पे देख लो ध्यान से, और मुझे थोड़ा कोफैक्टर मैट्रिक्स का कैलकुलेशन बताओ। कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलो तो क्या होगा? पहले 4 से 120 -45 तो 75, नेक्स्ट 4 से 30 + 80, सही कह रहा हूं क्या? तो 110, नेक्स्ट 36 और 36 तो 72, नेक्स्ट 90 + 60 तो 150, नेक्स्ट -40 एंड -60 तो -100, नेक्स्ट 18 -18 0, नेक्स्ट 15 + 60 तो 75 अगेन, नेक्स्ट 40 -10 तो 30, और लास्ट तो आई थिंक -12 तो -20। ये क्या आ गया आपका? कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन कोफैक्टर से तो आपका काम होगा नहीं, आपको क्या चाहिए हो? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए इसका आपको लेना होगा ट्रांसपोज। इसे में लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज नाउ इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज। सो 75 110 72 150 -100 और 0, एंड लास्टली 75 30 एंड -20। देखो तो ये क्लियर है क्या? चलेगा। अब एक बार फॉर्मूला का फॉर्मेट रिकॉल करो आप, क्या था? x इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट a इंटू बी। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पे, नाउ x इज इक्वल्स टू, हमको पता है कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है? 1200। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a का ये बड़ा सा वैल्यू है 75 150 75 110 -100 30 और फिर 72 0 और -24, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा आपके लिए? नहीं, बी के जगह पे क्या रहेगा? 412 था क्या शायद? पक्का ना? तो 4 1 और 2।
ठीक है, 412 था। अच्छा, यहां तक फटाफट सब लोग कॉपी करो एक बार, फिर इसके आगे करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसके आगे अब क्या है देखो, एक बात को सुनो और समझो और याद भी रखना। अब जैसे ये जो 1200 है, आप अगर इसको पहले मैट्रिक्स में अंदर ले जाते हो तो भी यू कैन सी कि पूरा कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है। सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर कर देते हो तो भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। कहीं पर अगर कैंसिलेशन हो रहा होता तो कोई बात नहीं, मैं अंदर कर लेता, कैंसिलेशन हो जाता और फिर मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाता। बट अभी इसको अंदर करने से मेरा कैलकुलेशन ईजी नहीं होगा और उल्टा का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट। तो इस 1/1200 को हम एक बार बाहर ही मेंटेन करके आगे बढ़ेंगे, 1/1200 लाइक दिस। बाकी मैट्रिक्स को थोड़ा और इनलार्ज करके मैं लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई करना है हम लोग। आप लोग मल्टीप्लीकेशन खुद से करो और मुझे आंसर बताओ। 75, एक सेकेंड, 110 माइनस 130, फिर यहाँ पर है 72, 0 एंड माइनस 24, एंड यहाँ पर है आपके पास है 4, 1 और 2। हाँ बताओ क्या आंसर आएगा। ये वाला 1200 है, यहाँ पर आ रहा है 600, फिर 400 करेक्ट, और 240 परफेक्ट। तो ये जब अब अंदर जाएगा तो 600/1200 हाफ, 400/1200 1/3, 240/1200 1/5। अच्छा, आपका जो x था वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जो कैपिटल X था ना, उसका एजम्पशन क्या था हमारा, यूवीडब्ल्यू था, ये बात भी याद रखें। फिर जनरली क्या होता है कि लोगों को वो आदत हो जाता है कि x मतलब XYZ XYZ XYZ, बट यहां पर आपका x XYZ नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यूवीडब्ल्यू। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़े, यहां पर अब मैं लिखूंगा यू, वी और डब्ल्यू। ठीक है, अब यहां से u का आंसर हो गया आपका हाफ, v का आंसर हो गया 1/3 और w का आंसर हो गया 1/5। तो देयरफॉर u इज इक्वल्स टू हाफ, v इज इक्वल्स टू 1/3 एंड w इज इक्वल्स टू 1/5। अब रिकॉल करो कि u कौन था, 1/x, v कौन था, 1/y एंड w कौन था, 1/z। फाइन। अब यहां से x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एंड z इक्वल्स टू हो जाएगा, चलेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो, स्पेशल क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मार्टिन्स मेथड। स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मार्टिन्स मेथड। स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मार्टिन्स मेथड। 2 मिनट मेरे तरफ देखो एक बार। मार्टिन्स मेथड का अल्टीमेट फॉर्मूला क्या था आपके लिए, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, या फिर x इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a इंटू बी। अच्छा, मैं ऐसे ही डायरेक्टली एक बात बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, एक बार फिर रिपीट करो, क्या था ये, ए इनवर्स इंटू बी और दूसरा क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अभी एक सिंपल सा बात ये है, यह स्टोरी ऐसा है देखो, कि ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपके पास में प्लेन एंड सिंपल सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ क्वेश्चन, लाइक इसके पहले वाला क्वेश्चन आप देख लो एक बार, उस क्वेश्चन का मुंह देखो आप, और थोड़ा सोचना, हाँ दिमाग पे जोर देके कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे इसमें देखो, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, प्लेन एंड सिंपल 3 इक्वेशन दे दिया आपको, इसको बस सॉल्व कर। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही हो रहा था कि प्लेन एंड सिंपल 3 इक्वेशन दिया हुआ एंड यू आर सपोज टू सॉल्व इट। लेकिन यहां के बाद से वट एवर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, 4 या 5 अलग अलग प्रोफाइल है, उन सारे प्रोफाइल्स में क्या होगा कि इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई एम सपोज टू डू। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना है सेकंड पार्ट, पहले कुछ और करना है मेरे। जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं कि पहले इस ए का ना इनवर्स फाइंड कर, इस ए का क्या फाइंड कर लो बताओ, इनवर्स फाइंड कर लो, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड आफ्टर फाइंडिंग दैट इनवर्स आई एम सपोज टू यूज दैट इंफॉर्मेशन टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा 2 फेज वाला काम आए ना, जिसमें सेकंड फेज है इक्वेशन सॉल्विंग एंड फर्स्ट फेज है मान लो कि इनवर्स निकालना या कुछ अगड़म बगड़म करना, आगे चल के यू विल सी और भी प्रोफाइल है इसमें देखो, जैसे इसमें भी कि इसका इनवर्स ढूंढो फिर इसको सॉल्व करो, आगे एक और क्वेश्चन है कि इनका प्रोडक्ट ढूंढो फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है कि ये प्रोडक्ट ढूंढो और उनको सॉल्व करो। तो इन सारे प्रोफाइल्स में जब आपका इक्वेशन सॉल्विंग इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन एंड इन द फर्स्ट पार्ट यू आर सपोज टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, एंड फर्स्ट पार्ट का वट एवर इंफॉर्मेशन यू विल असेंबल फॉर योर सेल्फ,
उस इंफॉर्मेशन के मदद से ही आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में आई विल से कि आप कभी भी ये सेकंड वाला फॉर्मूला के बारे में मत सोचिए, ये सेकंड वाला मत सोच। सेकंड वाला तब सोचना है जब क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इक्वेशन सॉल्विंग के लिए आता है और कोई भी एडेड इंफॉर्मेशन उसके पहले आपके पास नहीं अवेलेबल। तो उस केस में तो आपके पास में इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि आराम से उसको स्प्लिट करो 3 मैट्रिक्स में, कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स और कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। फिर मान लो कि ये सब करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी यू आर फेसिंग अ क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट हाफ में यू हैव टू डू समथिंग एल्स, किसी का इनवर्स फाइंड करना हो सकता है, किसी का प्रोडक्ट फाइंड करना हो सकता है, कुछ और फाइंड करना हो सकता है, ऐसा कोई काम अगर फेज 1 में ऑलरेडी आप कर रहे हो एंड सेकेंड फेज में उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से इफ यू आर सपोज टू सॉल्व एनी सेट ऑफ इक्वेशन, उस केस में आपका अप्रोच हमेशा ये वाले फॉर्मूले से होना चाहिए। और इस फॉर्मूले में भी आई विल चेंज इट, ठीक है, आई विल चेंज इट लाइक दिस कि x इक्वल्स टू, प्लीज आप ये इमेजिन मत करना, बहुत बार ये जो ए सिंबल है ना, ये किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज किया हुआ हो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि x इक्वल्स टू हमको क्या करना है बताओ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स। आप ये जो थॉट है ना, इसको दिमाग में बिठा के रखो, तो फिर किसी भी क्वेश्चन में आप कभी भी परेशान नहीं हो। आया बात समझ? एक नोट लिख लो, if we have two part in the question, if we have two part in the question where in second part we have to solve a equation, where in second part we have to solve a equation, then always think about using Martin's method formula, always think about using Martin's method formula as, ये वाला लिख लो आप, x इक्वल्स टू कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को सिचुएशन में रिप्रेजेंट कौन से लेटर से करेंगे वो फिर देख लेंगे वहां पे। एंड सेम अबाउट कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, नॉट नेसेसरी कि बी से और ए से ही रिप्रेजेंट हो। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पढ़ेगा अभी बस एक दो क्वेश्चन आप जाने तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, इसको करो फटाफट। हालांकि इस वाले में नहीं समझ में आएगा आपको, इसमें सब कुछ बहुत सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये ए फटाफट कॉपी कर लो, तो पहला पार्ट तो वही है, उसको मतलब कि इनवर्स बताना है उसका। 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 -2, ए इक्वल्स टू, बताओ तो एक बार, 2 - 3 5 फिर 3 2 नेक्स्ट 1 1 -2। ठीक है, चलो जल्दी से करो। तो पहले तो इसका इनवर्स बताना है। स्टेज 1 में क्या करोगे उसके, डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा। 2 इंटू रो गया कॉलम गया -4 और +4 0, +3 इंटू रो गया कॉलम गया -6 +4 तो -2, एंड +5 इंटू रो गया कॉलम गया 3 - 2 कितना 1। सो सॉल्व करने पे आई थिंक कितना -1 आ रहा है। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको चाहिए पड़ेगा क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके लिए वही रफ में एक डिजाइन बनाओ, 2 - 3 5 फिर 3 2 - 4 1 1 -2 फिर 2 3 1 -3 2 1 फिर 2 - 3 5 2 -3 एंड 3 2 -4 3 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 4 4 का पेयर। चलो बताओ तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, पहला एंट्री 0 करेक्ट, नेक्स्ट -4 +6 2 करेक्ट, 3 - 2 1 5 -6 5 -6 तो -1। ठीक, नेक्स्ट -4 -5 तो -9, नेक्स्ट -3 -2 तो -5, 12 - 10 2 और फिर 15 + 8 23 फिर 4 + 9 13
देखो तो ठीक है, ये हो गया क्या आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद क्या करना था, ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो नीचे लिखूं देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज तो 0 2 1, फिर -1 -9 -5 एंड लास्टली 2 23 एंड 13, ये आ गया आपका एडजॉइंट। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया आपके लिए, ऊपर लिखा हुआ ही है 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 एंड 13 एंड ये डिटरमिनेंट वैल्यू बहुत सुंदर है इस बार -1, तो बस सबका साइन चेंज हो जाएगा, दे विल बिकम 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ये हो गया आपका ए इनवर्स। देखो क्लियर है क्या, चलेगा पक्का। अब आप लिखो इन इक्वेशंस को, लिखो एक बार, देखो नाउ नाउ द इक्वेशंस आर इनको कॉपी कर लो फटाफट। 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 11, मैं भी कर लेता हूं 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 11, और बताओ 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू -5, 3x प्लस 2y minus 4z equals to -5, and third equation is x plus y minus 2z equals to minus, so x plus y minus 2z equals to minus, चलेगा। अब जनरली अगर इसके पीछे मतलब इसके पहले कुछ अगर मैंने नहीं किया रहता ना, तो मैं फटाक से बोलता कि यहाँ से a इक्वल्स टू कोफिशिएंट, x इक्वल्स टू वेरिएबल और b इक्वल्स टू क्या हो जाता कांस्टेंट। लेकिन देखो a ना मेरा पहले से किसी और पर्पस के लिए यूज्ड है, और वही चीज मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि पहले अगर कुछ कर रखा है ना आपने, और सेकेंड फेज में इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, तो आप इसको स्प्लिट मानो कि वैसे a x और b की तरह मत कर, आप बोलो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू वेरिएबल मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस, एक बार के लिए ऐसे स्प्लिट करो। तो लिखो, क्या लिखोगे यहां से बताओ तो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, चलेगा ये चीज। x इक्वल्स टू उसका लेटर का कोई टेंशन नहीं है, वो आप यूज कर सकते हो, क्या हो जाएगा x y और z, एंड सिमिलरली आप b मत बोलो, आप इसको एक बार के लिए कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलो। कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताओ, 11 -5 और -3, चलेगा यहां तक। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में फेज 1 अगर कर रखा है, सेकेंड फेज में इसको कर रहे हो, तो ये आइडिया आपका ऐसे तोड़ना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है, देखो कि यहां पर वी आर वेरी लकी। वाई वी आर लकी, सिर्फ ए सिंबल को ब्लॉक किया हुआ है, बी सिंबल इज ऑल्सो फ्री हियर, तो बी अगर फ्री है तो अगले स्टेप में आई कैन से कि ओके दिस इज इक्वल्स टू, मैं बी एज्यूम कर लो। और लकीली इसको, जो कि मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, व्हेन आई कंपेयर इन द गिवन सिचुएशन आई विल फाइंड कि ये ए से एग्जैक्टली मैच हो, ठीक है। तो अब मैं ऐसे लिखने के बाद नीचे बोलूंगा कि अच्छा ये कोई और नहीं, ये कौन है बताओ, ई। ऐसे इस तरीके से काम करना आपको क्यों जरूरी है, वो प्रोबेबली इस क्वेश्चन में आपको नहीं फील आएगा, एक और क्वेश्चन करूंगा मैं, फिर क्लियर हो जाएगा। यहां तो ओके है सब कुछ। इसके बाद में हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या था एक्स का, मैंने बोला था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू क्या, कांस्टेंट मैट्रिक्स। आप इसको इसी तरीके से लिख देना एक बार, हाँ, ताकि आपको सोचने में दिक्कत ना हो। कौन है आपकी सिचुएशन में कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए रिप्लेस कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ए इनवर्स इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट कर दो फिर से भी, ठीक है, चलेगा ना यहां तक सब। ए इनवर्स ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ आपका, ठीक है, क्या था पढ़ के बताओ, एक सेकेंड, हाँ 10 मिनट और इसको छोड़, हाँ बोलो तो, 0 1 -2 ना, अच्छा तो आ गया, एक सेकेंड रुको, हाँ 0 1 -2, फिर -2 9 -23, फिर -1 5 और -13, -1 5 एंड -13, और यहां पर क्या मल्टीप्लाइड होगा बताओ, 11 -5 और -3,
ये करके बताओ तो क्या। दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू, पहला क्या आएगा 1, फिर -86। नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए। आंसर कुछ 1 2 3 टाइप ही था। 1 के अंदर सेकंड क्या आ रहा है -22 -45 और +69, 2। आप बढ़े। और थर्ड वाला 7, तो देख लो एक बार बढ़िया से। -11 +25, सॉरी -25, तो -36, 3 आएगा मेरे ख्याल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपका x था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इट वाज रिप्रेजेंटिंग UVW, यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर, यहाँ कोई उतना टेंशन नहीं। ठीक है। सो डायरेक्टली आप यहाँ लिखेंगे x y और इज इक्वल्स टू क्या 1 2 और 3। सो x इक्वल्स टू 1 कॉमा, y इक्वल्स टू 2 कॉमा, z इक्वल्स टू 3। जैसे चलेगा, ये समझ आया ना। थ्रू दिस क्वेश्चन एक हमारे दिमाग में बेस क्रिएट हो गया कि इस टाइप के सिचुएशंस में करना क्या होता है। और अगला क्वेश्चन जो एकदम धुआंधार क्वेश्चन, मतलब देख के आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब कॉपी करना हो गया। चलो एक सेकंड, वैसे रुको मैं इसका ऑर्डर ठीक कर। देखो ये क्वेश्चन देखो, हैप्पी बर्थडे क्लास के लास्ट में बोल अभी। देखो बेटा, करें। पहले ये बताओ कि एक फेज में बस इक्वेशन सॉल्व करना है आपको कि क्या करना है? पहले कुछ है, काम है, क्या काम है बताओ। ए इनवर्स निकालना, और फिर उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करना है ए इनवर्स के हेल्प से। क्वेश्चन समझ में आया आप? पक्का। चलो पहले ए इनवर्स तो निकालो। हाँ, बस 2 मिनट रुको, मैं इस क्वेश्चन के बाद में मैं फिर बोलना छोड़ दूं। बस ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। 2 1 -3 और 1 1 1, ये एक्चुअली बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, बच्चे इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाते जल्दी से। डन। डिटर्मिनेंट ये बताओ, थोड़ा फास्ट। 1 × 10 ही आ रहा है क्या पक्का? चलो फिर भी लिखना तो पड़ेगी। तो 1 और +3, फिर यहाँ पर +1 × रो गया कॉलम के, मेरे ख्याल में 2 + 3, फिर से 5 है यहाँ पे, और फिर +1 × रो गया कॉलम के 2 -1 1, और सॉल्व करके कितना आ रहा है आप लोग के 10। चलो बढ़िया, नॉट इक्वल टू 0। फिर आपको चाहिए पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके लिए क्या बनाना होगा, डिजाइन। एक सेकंड रुको। चलो डिजाइन बताओ क्या होगा। 1 -1 1, 2 1 -3 और 1 1 1, 1 2 1 -1 1 1, फिर इसके बाद में 1 -1 1 1 -1, 2 1 -3 2 1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 4 4 4 4 4 4 4 4। अच्छा बताओ तो इसका एंट्री, पहला एंट्री बट को मत। चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स बताओ। 4 और, पक्का ना, ट्रस्ट कर रहा हूं आप लोग पे। नेक्स्ट 2 0 -2, नेक्स्ट 3 -1 2 5 और 3 3 सही लग रहा है। यहां तक ना सब लोग कॉपी वॉपी कर लो फटाफट एक। डन। कोफैक्टर मैट्रिक्स के अंदर नेक्स्ट क्या चाहिए होगा आपको, ट्रांसपोज, और उससे निकल जाएगा आपका एडजॉइंट। इसका कर दो ट्रांसपोज कर। 4 -5 1 2 0 -2, और बोलो 2 5 और 3। यहां से फिर आप निकाल लो नेक्स्ट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर भी अब बहुत सारे क्वेश्चन में आप देख चुके हो, तो मैं बार बार 2 स्टेप नहीं करूंगा। एडजॉइंट ए कॉपी करना है और डिटर्मिनेंट यहाँ पर कितना आ रखा है बताओ 10। 10 से सब लोग डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 10 को बाहर ही मेंटेन करना है। क्लियर है मेरे को? तो क्या लिखूंगा बताओ, 1/10 इंटू, बोलो
4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट तो खत्म। टी इनवर्स निकाल हो गया ना, यहां तक कॉपी करना भी सबका। अब लिखो नाउ द इक्वेशंस आर, द इक्वेशंस आर, इनको कॉपी करो फटाफट। द इक्वेशंस आर, साथ में कहते हैं, मैं भी कर लेता हूं। x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन -x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना? 0, 0 की 10, 0। और फिर x -3y प्लस जेड इक्वल्स टू 2। बढ़िया। मैं फिर एक बार पूछूंगा कि वाज इट अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्विंग के पहले कुछ और मतलब कि करामात कर चुके हो, पहले कुछ और कर चुके हो? तो जब आप यहां से मैट्रिक्स स्प्लिट करोगे उसमें डायरेक्टली आप a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू b इक्वल्स टू बोलोगे कि कोफिशिएंट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वल्स टू बोलो? कोफिशिएंट x एंड कांस्टेंट, ये फॉर्मेट बढ़िया रहेगा। चलिए आइए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताइए क्या हो जाएगा आपका? एक सेकंड, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बस। अब यहां के बाद में जो है वो थोड़ा पसीना छूटेगा आप लोग का। 1 2 1 और बोलो, -1 1 और 1, फिर बोलो 1 -3 और 1। चलेगा ना ये वाला? x इक्वल्स टू क्या, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता तो एक्स वाई जेड। और लास्टली कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या? 4 0। यहां तक लिख के आराम से आप पेन छोड़ो, अब थोड़ा सा हम लोग को बात करना पड़ेगा। फिर से मैं बोलूंगा, क्वेश्चन में अगर इसके पहले कुछ नहीं किया हुआ होता तो मैं ये सब कोफिशिएंट x और कांस्टेंट ऐसे नहीं लिखता। मैं बोलता कि a x b, फिर x इक्वल्स टू a इनवर्स b व्हिच इज फर्दर इक्वल्स टू एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a इनटू b, और कहानी खत्म। लेकिन सिंस पहले किया हुआ तो ऐसे स्प्लिट किया। अच्छा, ऐसे स्प्लिट क्यों किया? प्रिकॉशन में इसलिए मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि ए जो है ना किसी और चीज से पहले से एंगेज्ड है, और जरूरी नहीं है कि ए जो मेरे को सवाल में ऑलरेडी दे रखा है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा। दैट यू विल रियलाइज इन दिस क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा ध्यान से, जिसको ये ए बोल रहा है, इज इट रियली मैचिंग विथ योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स? क्या गड़बड़ क्या है? पूरा ही गड़बड़ है कि बस रो कॉलम का अरेंजमेंट में दिक्कत आ रहा है? रो कॉलम के अरेंजमेंट में दिक्कत आ रहा है, ठीक है पक्का? कोफिशिएंट क्या है एक बार पढ़ के बताओ तो इसका? 1 2 1 -1 1 1 और बोलो 1 -3 1। इज दैट ओके? लेकिन ए कौन है? ए थोड़ा सा गड़बड़ चल, आया बात समझ? अच्छा, अगर ये ए है, ये अगर ए है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? इसको देख के बोलो तो 1 -1 कॉलम बता दो, 1 फिर 2 1 -3 फिर 1 1 1। डू यू फील कि दिस इज मैचिंग विद द कोफिशिएंट मैट्रिक्स? एग्जैक्टली, आया बात समझ? सो हियर आई एक्चुअली डोंट हैव अ इंडिपेंडेंट चॉइस। मैं तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स स्प्लिट कर सकता हूं, ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले से ब्लॉक्ड है, और मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिससे रिप्रेजेंट होगा मेरे को अकॉर्डिंगली सिंबल जो है वो कैरी ओवर करना होगा। आया बात समझ? तो जैसे पिछला क्वेश्चन इजी था, जिसका इनवर्स आपने निकाला और बाद में जाके जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिला दे वर सेम, सो आपने ए ले लिया, आपने बी ले लिया और आपका काम आगे बढ़ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में और कोई भी अच्छे क्वेश्चन में ये होगा कि आप जिस चीज का पहले इनवर्स निकाल के रखोगे वो मैट्रिक्स आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स नहीं हो, उसका ट्रांसपोज यू विल फाइंड कि आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो। तो यहां पर आगे चल के व्हाट सिंबल शुड आई यूज हियर? ए ट्रांसपोज। ये क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी है ये बताओ? मैं तो अपना काम धीरे धीरे कर रहा हूं, बस सिंबल्स में कुछ ऐसा हुआ कि अगला जिस चीज का इनवर्स पहले मेरे से निकलवाया उससे मिलता जुलता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बट वो नहीं है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। थोड़ा सा उसमें फेरबदल है। क्या फेरबदल है बताओ? ट्रांसपोज का फेरबदल। तो इस बार मेरा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का सिंबल होना चाहिए एज पर गिवन ए का वैल्यू इन द क्वेश्चन, वो ए होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज होना चाहिए। यहीं पर बच्चे मार खा जाते, वो नहीं सोच पाते। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा, बी को एंगेज कर रखा है क्या? तो बी फ्री है, तो अभी भी मेरे पास में इसका लिबर्टी तो है, चलो इसको तो बी बोल, ठीक है? और इसको क्या बोल दो बताओ? इसको बोल दो ए ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज, चलेगा? अच्छा, ए ट्रांसपोज बोल दिया, इसके बाद में मार्टिन्स रूल का फॉर्मूला मैंने क्या समझाया था आपको इस टाइप के सिचुएशन में? एक्स इक्वल्स टू, बोलो एक बार फिर से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या? वेरी गुड, आगे इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स। अच्छा, जिसका जो रिस्पेक्टिव सिंबल आपने डिसाइड करा है वो बिठाओ अभी। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन बना आपका?
बी लाउड एंड बोल्ड, बोलो। ए ट्रांसपोज, उसके माथे पे इनवर्स, और कांस्टेंट कौन है आपका? बी। इतना कॉपी करो, फिर थोड़ा और बकबक करना है, चलेगा यहां तक? अच्छा, इनवर्स का जब मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखा रहा था तो एक प्रॉपर्टी उसमें ऐसा भी लिखाया था कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर, दे आर से, ये प्रॉपर्टी लिखाया हुआ है, चलेगा? अब इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर, ठीक है, चलेगा? तो एक्सचेंज करके ये क्या हो जाएगा बताओ? ए इनवर्स का फुल ट्रांसपोज का क्या? पी। अच्छा, ऐसा क्यों किया? ताकि मेरा पुराना मेहनत काम में आ जाए, क्योंकि ए इनवर्स तो निकाल के रखा हुआ है ना, चलेगा? तो ए इनवर्स देखो क्या है, 1/10 422 -505 1 -2 था। ये ओवरऑल इसका आपको करना है ट्रांसपोज, और बी क्या है बताओ? 40। एक बार ना इसको कॉपी करो और देखो अच्छे से, कि नहीं अगर समझ में आया तो पूछो। यहां तक चलेगा सर? पक्का? सोच लो एक बार। सॉर्टेड यहां तक सब कुछ? अब आगे मैं थोड़ा और बोलता हूं, प्लीज ध्यान से सुन। यहां तक हो गया ना सबका? अच्छा, ये जो 1/10 है, इज इट अ मैट्रिक्स और अ नंबर? अच्छा, मैंने ये प्रॉपर्टी भी वैसे पढ़ा रखा है आपको, कि कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर 5 इंटू ए और इसका अगर ट्रांसपोज करने के लिए बोलूं तो 5 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हो, 5 चुपचाप बाहर, और ये ट्रांसपोज का इफेक्ट किस पे होगा एक्चुअली? ए पे होगा। आ रहा बात समझ? तो इसी वाले अंडरस्टैंडिंग से अभी मैं इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करूं, 1/10 पे इस ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दैट विल गो आउटसाइड। और जो बाकी मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है उस पे इस ट्रांसपोज का फर्क पड़ेगा, और सारा का सारा रो किस में चेंज हो जाएगा? कॉलम में चेंज हो जाएगा, और बाकी उसके अंदर मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो देखो इसके आगे क्या होगा। नाउ x इज इक्वल्स टू 1/10, सीधा सीधा बाहर, और अंदर वाले में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 422 -505 1 -2 3, और इनटू इट विल बी 40। ठीक है, सो 1/10। अब करो इनको सॉल्व, तो 16 0 2 18 शें, फिर 8 4, और लास्ट वाले में 8 0 6, 8 और 6 14, ठीक है। 1/10 अंदर, सो 1.8 0.4 एंड 1 और यहां पर x का मतलब आ जाएगा आपके लिए x y और z। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1.8, y इज इक्वल्स टू 0.4 एंड z इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये था वो नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। अब इसमें यदि आप वो पुराना आइडियाज को दिमाग में पकड़ के रखोगे बेफालतू का, तो फिर क्या है ना कि ये वाला स्टेप में तो एकदम 100% आप गलती करो। क्लियर है? पक्का? तो मैं उस नोट को और एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। क्या लिखा था मैंने नोट में, आप बताओ। कि अगर डायरेक्टली आपकी इक्वेशन सॉल्विंग का सवाल है, फिर तो आप x इक्वल्स टू क्या इमेजिन करोगे? एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट a इनटू b, बिकॉज इसमें सिंबल चूजिंग का कोई प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई a है ना तो कोई b है, a b तो आप बनाओगे। लेकिन अगर मान लो कि इक्वेशन सॉल्विंग के पहले आपने कुछ काम कर रखा है, तो हो सकता है कि a सिंबल और b सिंबल किसी और पर्पज से पहले से एंगेज हो, तो वहां पर आप क्या है कि x इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट a इनटू b वैसे इमेजिन मत करो। आप दिमाग में इमेजिन करो कि भाई इक्वेशन देख के मैं 3 पार्ट स्प्लिट करूंगी उसका, फिर क्या क्या होगा उसका बताओ। पहला पार्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सेकंड पार्ट वेरिएबल मैट्रिक्स, थर्ड पार्ट कांस्टेंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स का सिंबल फिक्स आप मत करो, आपको क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या ये उससे रिलेट होता है कि नहीं होता है। खाली एक्स वाला पार्ट आपका फिक्स है कि उसको आप एक्स मान। फिर क्वेश्चन में जो ए और बी यूज कर रखा है वो कैसे इनसे कनेक्ट होता है उसको सोच के, जैसे यहाँ पर ये ए ट्रांसपोज से कनेक्ट कर रहा था, तो इसको फिर ए ट्रांसपोज लिख के, और जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे देन यू आर सपोज टू एक्चुअली इमेजिन लाइक दिस, कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स, whatever respective symbols you are using in that particular situation, उससे फिर इसको रिप्लेस करो, आगे का कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो आगे चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये इसमें भी एक सेकंड रुक जाओ बस। अब आ जाओ आप लोग इस वाले पे। अच्छा, इस बार क्या बोल रहा है आपको, पहले क्या फाइंड करना है बताओ।
ए बी फाइंड करना है पहले, राइट? तो ए बी मतलब इन दोनों का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। वो मैं इसी पेज पे कर देता हूं, देखो ध्यान से। ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, पहला मैट्रिक्स बताऊं, 1 -1 0, सेकेंड लाइन 2 3 4, फिर 0 1 2, फिर यहाँ पर 2 2 -4, -4 2 -4, और फिर यहाँ पर 2 -1 5। अच्छा, पहला लाइन ढंग से करेंगे तो 2 फिर +4 और 0, तो अल्टीमेटली ये 6 आएगा। तो मुझे पता है कि भविष्य में इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अगर ये मेरा 6 आया ना, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि 0 0 0 6 0 0 0 6, ये इसी पैटर्न में आएगा। ये क्यों आएगा वो मैं आपको 2 मिनट के बाद समझाऊं। आपके अगर एक 6 आ गया ना, तो फिर बाकी फिर वही इस वाले फॉर्मेट में रहेगा। क्यों रहेगा, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, इसको कॉपी करो। बाकी आप मैनुअल भी ट्राई कर सकते हो, यही आएगा। ठीक है, डन, सॉर्टेड यहां तक। इसके आगे आप इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, लिखो दिस इंप्लाइज ए बी एक्चुअली इक्वल्स टू 6 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके लिए, 6 टाइम्स ऑफ आई, इक्वेशन नंबर। ए बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ आई, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंटली मैंने कैसे बोला कि यही होगा, बिकॉज देखो अगर ये नंबर कॉमन आके आई नहीं आया ना यहाँ, तो फिर आगे का थॉट एप्लीकेबल ही नहीं। तो ये हमेशा मान लो कि सम नंबर इनटू आई आना पड़ेगा। तो जो भी मेरा पहला नंबर हिट हुआ है वहां पर थोड़ा ज्यादा मतलब क्या है कि सिक्योर और कॉन्शियस रहना। पहला नंबर अगर आपका करेक्टली आ गया तो बाकी आप डिजाइन वैसे बना कि वो नंबर बाहर जाएगा, बाकी अंदर क्या बचना चाहिए आपके पास में, आई। यहाँ तक ओके है सब कुछ। अच्छा, इसके आगे अब क्या करना चाहिए आपको बताऊं। आपको तो इक्वेशन लिखना चाहिए। प्रोडक्ट फाइंड कर लिया ना आपने, और प्रोडक्ट फाइंड करके तो आपका ये आंसर आया, तो फर्स्ट फेज ऑफ द क्वेश्चन ओवर। अब नेक्स्ट फेज में क्या करना है आपको, इक्वेशन सॉल्व करना। राइट डाउन द इक्वेशंस। आप लोग कॉपी कर लो, फिर मुझे भी करवा देना। x - y इक्वल्स टू 3, 2x + 3y + 4z इक्वल्स टू 17, y + 2z इक्वल्स टू 7। अच्छा, बताना जरा क्या है। एक से या वही लिख देता हूं, बोलो तो x माइनस इक्वल्स टू 3, नेक्स्ट +4z इक्वल्स टू, अच्छा नेक्स्ट y + 2z। अच्छा सुनो, ये इक्वेशन लिखना हो गया। इसके नीचे आपका प्रोटोकॉल क्या है, 3 मैट्रिक्स आपको स्प्लिट करना है, ए एक्स और बी के फॉर्मेट में कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स के फॉर्मेट। कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, बिकॉज ए और बी पहले से एंगेज किया हुआ है। आई डोंट नो कि काम आएगा अभी कि नहीं आएगा। ठीक है ना, तो लिखो ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, 1 -1 0, और बोलो 2 3 4, और बोलो 0 1, फिर से बोलो 0 1 और 2। अच्छा, x इक्वल्स टू क्या होगा, ये तो फिक्स है आपका x y और z। और लास्टली कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 17 और 7, 3 17 और 7। ये आपने ना ऑर्गेनिक थॉट से अपना स्प्लिटिंग तो कर ली। अब आपको कंपेयर करना है कि कहां पे आप ए सेट कर सकते हो, कहां पे बी सेट कर सकते हो, या कहीं पे ए ट्रांसपोज सेट होगा, वो आपको सोचना है। तो लुक एट दिस प्रॉपर्टी एंड कंपेयर इट विद द ए गिवन टू यू। सेम है ना, तो इसको आप किससे फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसको फर्स्ट प्लेस में ए बोल के मत बोलना। हो सकता है जैसे अगला ही क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें ये ए से मैच नहीं कर रहा होगा, फिर से ये ए ट्रांसपोज से मैच कर रहा हो, तो आप शुरू में बोलेंगे कि दिस इज माय कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ए सिंबल जिस चीज के लिए एंगेज किया हुआ है, इफ इट मैचेस विद इट तो इट विल बिकम ए, एंड इफ इट मैचेस विद ए का ट्रांसपोज देन इट विल बिकम ए ट्रांसपोज। ये आपको केयरफुल रहना। अच्छा, अभी तक सारे क्वेश्चन में आपको बी का जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा था, लेकिन इस सवाल में बी को एंगेज कर दिया, तो इसको बी तो नहीं बोल सकते, बी का मतलब तो कुछ और ही है, तो इसको कुछ बोल दो। आप क्या बोल दो ये बताओ, सी बोल दो, डी बोल दो, कुछ भी बोल दो, हालांकि चलो सी ही बोल दो। इज इट ओके? तो सिंबल्स आर फ्लेक्सिबल, विल डिपेंड ऑन सिचुएशन। इसके बाद में व्हाट वाज योर फॉर्मूला, x is equals to कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स, दैट वाज योर अंडरस्टैंडिंग। लिखूं x इक्वल्स टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू
कांस्टेंट मैट्रिक्स। अच्छा, हु इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स हियर? लकीली इट इज ए। तो ए इनवर्स एंड हु इज कांस्टेंट मैट्रिक्स हियर? सी। समझ में आया? अच्छा, बाकी दो क्वेश्चन में तो आप बार बार ए इनवर्स निकाल के रख रहे थे, तो जो आंसर आया था यहां आप पेस्ट कर देते थे। इस क्वेश्चन में तो लेकिन आपने ए इनवर्स नहीं निकाला है, आपने तो बस ए बी इक्वल टू 6 निकाल के छोड़ दिया है। तो इसमें उसका क्या काम आएगा फिर? तो ऐसा एक सवाल हम पास्ट में कर चुके हैं। यहां पर अगर ए बी इज इक्वल टू 6 आई है, लेट मी रिमाइंड यू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अगर मैं x इंटू वाई का वैल्यू को i बोल पाता हूं, तो x का इनवर्स y होगा और y का इनवर्स कौन होगा? x होगा। ठीक है ना? x का इनवर्स कौन होगा? y, और y का इनवर्स कौन होगा? x। मेरे को यहां पर किसके इनवर्स में इंटरेस्ट है? a के इनवर्स में इंटरेस्ट है। तो मेरे को चाहिए कि a इंटू समथिंग समथिंग इक्वल्स टू i आ जाए। a इंटू समथिंग समथिंग इक्वल्स टू i आ जाए। a के साथ में आई कैन नॉट इंडल्ज एनी अदर सब्सटेंस। अगर इंडल्ज हो गया तो फिर मैं a का इनवर्स नहीं बोल पाऊंगा उसको। ठीक है? सो व्हाट वी कैन डू हियर, इसके 6 को मारो धक्का, और 6 को किसके नीचे चिपकाओगे? a के नीचे के b के नीचे? b के नीचे वुड बी बेटर। ठीक है? सो यहां से व्हाट यू कैन से इज दिस इंप्लाइज, इवन आप भी एक्सटेंड कर लो अब इसको, a इंटू b अपॉन 6 विल बी i, एंड देयरफॉर a का इनवर्स इज इक्वल्स टू b बाई 6। देखो बिना कैलकुलेट किए ये आ जाएगा, a का इनवर्स इज इक्वल्स टू b बाई 6। और अब आपको समझ में आया क्यों मैंने 6 देखते ही बोला कि अच्छा हम आगे सारी चीज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर तो उस प्रोडक्ट को काम ही नहीं। क्लियर यहां तक? अब ए इनवर्स को किससे रिप्लेस कर सकते हो बताओ? ये 1/6 टाइम्स ऑफ बी इंटू सी। अब आपके पास में बी अवेलेबल है पहले से क्वेश्चन में। अच्छा, इस बार ये वाला बी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं है, ये वाला भी जो सवाल में बी दिया हुआ था वो है, और सी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है? चलो डालो वैल्यू, डालो, सॉल्व करो। चलो बताओ तो क्या वैल्यू है x इक्वल्स टू 1/6। बी का आंसर बताओ। एक सेकेंड बोलो तुम। 2 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, ये -4 है। फिर -4, 2, ये भी माइनस, ओके, 2 लास्ट -1, 5। और सी आपका क्या था? 3 17 और एक सेकेंड 7। ठीक है, 3 17 और 7, फाइन। चलो करो तो मल्टीप्लाई। तो 1/6 इंटू पहला वाला 12, फिर -6 करेक्ट है शायद, फिर 4 नहीं, 24, आई एम स्केप्टिक, 18 भी हो सकता है, बस चेक कर लो ध्यान से। वैसे 24 भी हो सकता है, ठीक से याद नहीं है मुझे। 6 -17 और 35, तो 41 और 17, 24 ना, 17 24, ठीक है। फिर ये 1/6 अंदर जाएगा, इट विल बिकम 2 -1 एंड, और दिस टाइम नो सब्स्टिट्यूशन, सो दिस इज x y and z। so x equals to 2, y equals to -1 and z equals to 4। ये आपका आंसर चलेगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखो, ये उन सारे से बहुत इजी है, बस आप देखो कि थॉट आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले पढ़ लो इसको अच्छे से। क्या करना है आपको पहले बताओ? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, फिर वहां से जो निकलेगा उसको देखा देखिए इसको सॉल्व करना है। सेम ही, हाँ मतलब ठीक है, बस इसमें क्या है कि वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए से नहीं ए ट्रांसपोज से मैच हो। चलेगा ना? नाम तो इनका दिया हुआ नहीं है, तो पहले इनका कुछ नाम दे दो आप। लिखो लेट ए इज इक्वल्स टू, लेट ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू आप ये पहला वाला मान लो, और बी इज इक्वल्स टू आप ये दूसरा वाला मान लो, बी इक्वल्स टू दूसरा वाला मान लो। आप लिख लो पहले इसको, फिर मैं आगे बताता हूं। अच्छा, फर्स्ट फेज में आपको ए बी ढूंढना है प्रोडक्ट। चलो तो ढूंढो। ए बी इज इक्वल्स टू, सरप्राइजिंगली आई थिंक वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ही आए।
आप एक बार फर्स्ट वाला चेक कर लो, वो अगर 1 हो रहा है तो बाकी सब चीज तो पक्का वैसा ही होगा ना। दिस इनटू दिस, तो -2, फिर -9 एंड +12, तो 12 -11 1 आ रहा है। और बाकी सारे को फिर अगर ये 1 आ गया तो पूरे डायगोनल पे वही रहेगा, बाकी हर जगह 0 रहेगा, होना ही पड़ेगा। आगे लिखो इससे, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू आई। तो ये ना पिछले बार से भी इजी हो गया, जैसे पिछले बार ए बी इक्वल्स टू 6 आया तो 6 को एडजस्ट करना पड़ रहा था, इस बार किसी को एडजस्ट नहीं करना। अब इसको आप इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दो, ठीक है। अब आप लिखो कि द इक्वेशंस आर, इन इक्वेशंस को कॉपी करो, x प्लस 3z इक्वल्स टू 9, माइनस x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 4, एंड लास्टली 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू -3। सॉर्टेड, पक्का, ठीक। हेल्प मी आउट, एक बार इक्वेशंस बताओ तुम। सेकंड, नेक्स्ट, इक्वल्स टू माइनस। अच्छा, आप फिर से प्रोटोकॉल पे प्लीज मिस आउट मत करना, आप ऑलरेडी कुछ कर चुके हो इस क्वेश्चन में, तो ए एक्स और बी इज नॉट योर फर्स्ट प्राइमरी चॉइस। आपको क्या बोलना चाहिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स, बाकी सिंबल्स का बाद में देखें। तो लिखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 और 4, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ, एक्स वाई और z, और फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रहेगा आपके लिए 9 4 और -3, चलेगा यहाँ, सॉर्टेड। अब थोड़ा सा ना जो पीछे आपने काम कर रखा है उन्हें से इनको कंपेयर कर, चेक वेदर ए इज मैचिंग विद दिस, वेदर बी इज मैचिंग विद दिस, और ए ट्रांसपोज इज मैचिंग विद दिस, और बी ट्रांसपोज इज मैचिंग विद दिस। ए इज नॉट मैचिंग, बट थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स हमको सेम जैसा लग रहा है, रो कॉलम के अलाइनमेंट में बस थोड़ा गड़बड़ है, तो ये एक्चुअली कौन हो जाएगा बताओ, ए ट्रांसपोज। इस तरीके से हम पहुंचेंगे कि इसका सिंबल क्या होना चाहिए, इस बात, ए ट्रांसपोज, परफेक्ट। एक्स तो ठीक ही है, अच्छा बी ऑलरेडी आपने एंगेज कर लिया यहां पर भी, और बी ऑब्वियसली इससे मैच तो कर नहीं रहा, तो इसको कुछ बोल दो आप सी। अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, नाउ योर फॉर्मूला विल बिकम x इज इक्वल्स टू, पहले तो आप वही बेसिक बात लिखो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब क्या है कि यहां के रिस्पेक्टिव सिंबल्स को आप अगर इंपोज करते हो तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, परफेक्ट, इनटू सी। हैप्पी यहां तक। ए ट्रांसपोज का तो इनवर्स नहीं निकाला है आपने, आपने किसका इनवर्स निकाला, ए का। तो एक बार पहले इसको एक्सचेंज कर दो, ये हो जाएगा आपके लिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू सी। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब अपने इक्वेशन 1 को देखो, ए बी इज इक्वल्स टू आई था, ए बी इक्वल्स टू क्या था, आई। तो अगर ए बी इक्वल्स टू आई है तो इमीडिएटली ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी। वहां पर कोई नंबर नंबर के शिफ्टिंग का भी जरूरत नहीं है आप, तो आप यहां पर ए इनवर्स की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हो, बी। अच्छा ये ट्रांसपोज हट जाएगा कि रहेगा, ये अभी तो रहेगा, इनटू सी। अच्छा यहां आप मेंशन भी कर दो कि फ्रॉम 1, ठीक है। इनफैक्ट एक छोटा सा काम और करूं, मुझे याद आ गया, पिछले क्वेश्चन में भी जहां पर हमने ये वाला काम करा ना, उसके साइड में आप मेंशन कर दो यहाँ पे, ये आया कहां से, फ्रॉम 1। एक्स इक्वल्स टू 1/6 बी जो लिखा था ना, इसमें आप लिख दो फ्रॉम 1। डन, चलो आगे, ठीक। अब बस हम ऑलमोस्ट अपने आंसर पे पहुंच गए। अभी क्या है यहाँ के बाद में, बी आपको दिया हुआ शायद, बोलो तो बी का आंसर, -2 0 1 9 2 -3 6 1, इसका लेना है आपको ट्रांसपोज, और सी हो गया आपका बताओ 9 4 -3, बस। तो ट्रांसपोज कर दो उसका, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -2 0 1 9 2 -3 और फिर 6 1 -2, और यहां पर 9 4 और -3, करो मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, हाँ पहला वाला 0 5 3, पक्का सबका सेम आ रहा है तो
ठीक है, ट्रस्ट कर लेता हूँ, एक्स वाई और जेड। सो एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 5 एंड जेड इक्वल्स टू 3। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही। चल